गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी क्लास 6 की जो बुक है, ठीक है ना, ईवीएस की। उस पर हमें बात करनी है साइंस एंड जियो, दोनों को इंक्लूड करके हम बात कर रहे हैं। और हमने इसके पहले 3 पार्ट्स आपके ऑलरेडी अपलोड किए हैं क्लास 6 की बुक से। अब ये पार्ट 4 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपके एमसीक्यू भी हैं और साथ ही साथ आपके क्या है, डिटेल पार्ट भी है। आपके लिए कुछ एमसीक्यू हैं, ये सारे इन्हीं बुक्स से हैं, एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बोर्ड की बुक से। तो आप इसमें जज कीजिए अपने आप को और आप देखिए इसके आंसर क्या हैं। अगर नहीं है पता तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, लास्ट में हमने इसके आंसर भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। अपशिष्ट होते हैं, क्या होते हैं आपको बताना है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बायोगैस संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अपशिष्टों को खुले में फेंक देने से होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपोस्ट खाद्यान्न बायोगैस बनाई जा सकती है, ठीक है ना, किससे बनाई जा सकती है आपको ये बताना है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने टॉपिक के लेकर के। फर्स्ट है आपका ईस्ट। ईस्ट क्या है आखिर, ठीक है ना। ईस्ट एक प्रकार का क्या सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। ईस्ट की क्रिया कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थों पर होती है। किस प्रकार के पदार्थों पर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा हुआ है, ये हमारे शरीर में क्या ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके गेहूं है, चावल है, ठीक है ना, शक्कर है, इस तरीके से आपके क्या है, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। इन पे जब क्या होता है, ईस्ट रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो ईस्ट जो होता है अपने आप को एल्कोहल के फॉर्म में बदल लेते हैं, ठीक है ना। किस रूप में बदल जाते हैं, एल्कोहल के फॉर्म में, ठीक है ना। जिससे पदार्थों में क्या आ जाता है, खट्टापन आ जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमारा आटा बच जाता है, हमने रख दिया उसे गर्मियों में 3 से 4 घंटे के लिए, या आप जलेबी वगैरह बनाते हैं तो मैदा वगैरह भी क्या होता है, हम उसमें खमीर उठाते हैं, वो खमीर हमारा ईस्ट ही कहलाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, उसमें जब ईस्ट वो हो जाता है तो इससे वो थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, ठीक है ना। बात करेंगे हमारे इसी को लेकर के आगे, आवर्ती परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन, ठीक है ना। आप इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। सबसे पहले कि हमें ये एग्जाम्पल्स अगर हम बताते हैं या पूछे जाते हैं कि ये एग्जाम्पल्स किस परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, तो क्या हमें इनकी जानकारी है या नहीं है। तो मौसम के परिवर्तन, ऋतुओं के जो परिवर्तन हो रहे हैं, चंद्रमा की कला में जो परिवर्तन होता है, रात दिन के होने में जो परिवर्तन है, ये किस तरीके के परिवर्तन है, तो ये सभी आपके आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। अब समझ लेते हैं आवर्ती परिवर्तन क्या होते हैं, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद होते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद क्या होते हैं, फिर से मतलब दोबारा होते हैं, घटित होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। एक क्रम से घटित हो रही हैं और क्या है, एक टाइम पीरियड के साथ ही आती हैं, ठीक। अगर बात की जाती है आपके ऋतुओं की, सभी को पता है कि हमारी ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर हमारी वर्षा ऋतु आती है, इसके बाद हमारी शीत ऋतु आती है। एक क्रम है आपका, ठीक है ना, एक क्या टाइम पीरियड है, उसका एक अंतराल है। बात की जाती है दिन और रात की, तो इसका भी एक क्या है, अंतराल है, ठीक है ना। बात की जाती है चंद्रमा कब पूरा निकलेगा, चंद्रमा कब आधा निकलेगा, इसका भी क्या है, एक टाइम पीरियड है, ओके। बात की जाती है अनावर्ती परिवर्तन, कोई निश्चित समय अंतराल नहीं होता है, इसमें कोई भी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड नहीं होता है फिक्स कि कब ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल जैसे भूकंप है, दुर्घटना है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते तो हमें कहाँ पता चलता है कि कब हो जाएगा, कब टाइम पीरियड है, कोई इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ज्वालामुखी का आना, ये इस तरीके की क्या है, घटनाएं आपकी अनावर्ती परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लुई पास्चर के बारे में। जन्म इनका हुआ था 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के पेरिस नगर में, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं लुई पास्चर के बारे में। इन्होंने क्या है, स्पेशली एक रेबीज जो वैक्सीन बनाई थी, उससे रिगार्डिंग भी इनको क्या है, याद किया जाता है। और इन्होंने जो मिल्क का पास्चराइजेशन है, उसको किस ताप पर कितनी देर तक आपको क्या करना है, उबालना है, इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम आगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या है आखिर ये परिवर्तन। हो सकता है आपसे परिवर्तन ना पूछे, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स दे करके वो क्वेश्चंस रख सकता है, ओके। बात की जाती है मोम का गर्म होकर ठंडा करना। स्पंज को दबाने से फिर हटा लिया अगर आपने उसका दबाव, तो पुनः वह पहले की अवस्था में आ जाती है, वो कहलाती है आपकी उत्क्रमणीय परिवर्तन। जिस कारण से परिवर्तन हो रहा है उसे हटाते ही वह वस्तु पुनः उसी अवस्था में क्या हो जाती है, आ जाती है, उसे कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्प्रिंग लिए, अगर उसमें क्या हमने दबाव लगाया है तो वो छोटी हो जाएगी, और जैसे ही हमने उस दबाव को हटा लिया, वो कारक हट गया,
पुनः वे अपनी पूर्वावस्था में मतलब पुनः फैल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं यानी कि पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं पूर्वावस्था को, ठीक है ना, कारक के हटते ही, तो वो आपके कहलाते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। बात की जाती है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की, तो जिनके विपरीत, ठीक है ना, परिवर्तन संभव ना हो, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात हमने क्या किया, जैसे आपका आयु का बढ़ना है, पेड़ से पत्ती गिर गई, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है आपके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आते हैं, क्योंकि पुनः क्या अपनी पूर्व स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, लेकिन बाल्यावस्था के बाद आपकी क्या आएगी, किशोरावस्था आएगी, ठीक है ना। लेकिन आप कहें कि बाल्यावस्था के बाद हमारी शैशवावस्था वापस आ जाए तो नहीं आएगी। तो जो हम क्या पूर्वावस्था को अगर प्राप्त नहीं कर पाते तो वो कहलाते हैं आपके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन रखता है ईवीएस में, कई बार रखता है, ठीक है ना। बात की जाती है जैसे मोम का पिघलना, नारियल या घी का जम जाना या पिघल जाना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं ये, तो ऐसा अस्थायी परिवर्तन है, ये एक तरीके से क्या अस्थायी परिवर्तन है। जैसे आपने तेल है, घी को हमने क्या किया, ठंडक में रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो जम जाएगा, फिर जैसे ही हमने उसको क्या गर्म किया तो वो फिर से क्या ऑयल के रूप में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑयल फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि एक बार बदल गया तो दोबारा क्या होगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो अस्थायी परिवर्तन है जहाँ पदार्थ की क्या है आकृति, पदार्थ के आकृति, आकार तथा भौतिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर आपने घी को गर्म किया, वो पिघल करके फिर वही वो हो गया, ठीक है ना, लिक्विड हो गया, और वही फिर जैसे आपने थोड़ी सी ठंडक में रख दिया, फिर वो जम गया, तो क्या उसके क्या हुआ, क्या उसके मतलब अवस्था में परिवर्तन आया, क्या सिर्फ उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन आया है, ठीक है ना। उसकी अवस्था यानी कि उसके रूप में परिवर्तन नहीं आया है, आकृति और आकार में परिवर्तन आया है, और कोई नया पदार्थ नहीं बना है वो, ठीक है ना। तो जब वो कोई नया पदार्थ नहीं बनता तो वो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। बात की जाती है आपके रासायनिक परिवर्तन की, दूध से दही बनना। दूध का रूप कुछ और होता है, दही का रूप कुछ और होता है। जब दूध से दही बन जाता है तो वो आपका कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ये स्थायी परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है तथा नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, ठीक है ना। वही है जो नया पदार्थ का जो रूप रंग होगा वो क्या होगा, अलग होगा आपके प्रीवियस जो वस्तु थी, ठीक है ना, उसके रूप रंग से। तो वही चीज़ बताई गई है, अगर आपका दूध है, अगर वो दही बन गया तो क्या वापस आप उसको दूध में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं। क्या वो दूध के जैसा ही दिखेगा, नहीं दिखेगा, दूध दूध दिखेगा, और क्या होगा आपका दही दही का दूसरा रूप दिखेगा, ठीक है ना। तो दोनों के गुणों में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतर पाया जाएगा मूल गुणों में। लेकिन बात की जाए अगर भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है ना, आपका घी जम जाता है, और फिर उसको आप जैसे ही आपने गर्म किया वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में, फिर वैसे ऑयल फिर आ जाएगा, वो फिर आप रख देंगे, फिर वो चेंज होता रहेगा। इनके मूल गुणों में क्या हो रहा, अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है, आकार और आकृतियाँ बदल रही हैं इनकी, ठीक है ना। बात की जाती है आगे, कपूर का जलना किस तरीके का परिवर्तन है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्यों है भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, तो आप देख सकते हैं जो हम क्या है भोजन डालते हैं, मिक्स करते हैं सब्जियां, तो एक क्या है नया रूप तैयार होता है उसका, ठीक है ना। हमने आलू कच्चे डाले हुए हैं, ठीक है ना, बैंगन कच्चे डाले हैं, टमाटर कच्चे डाले हैं, लेकिन हमने जब उसको तैयार किया है तो इनके मध्य जो रासायनिक क्रिया हुई है उससे मिलकर के वो क्या एक नया रूप ले लिया उसने, जिससे आप क्या सब्जी बोलते हैं कि हमारी ये सब्जियां तैयार हो चुकी हैं, तो एक नया रूप ले लिया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। बात की जाती है अपशिष्ट। पहले तो समझ लेते हैं आखिर हमारे अपशिष्ट होते क्या हैं। व्यर्थ फेंके गए जो पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जो क्या हो जाते हैं हमारे लिए अनयूजुअल हो जाते हैं, ठीक है ना, व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अपशिष्ट मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ठीक। बात की जाती है इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि जैविक अपशिष्ट, बात की जाती है अजैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्ट यानी कि आपके पूरा जैविक कचरा, अजैविक अपशिष्ट यानी कि अजैविक कचरा। जो जैविक अपशिष्ट होते हैं वो शीघ्रता से क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना, शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं इनका,
ठीक, बात की जाती है अजैविक अपशिष्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, अपघटन की प्रक्रिया में अत्यंत धीमी होती है, मतलब कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है इनके डिकम्पोजिशन की, ठीक है ना। लेकिन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे सब्जियों के छिलके, कृषि कार्यों से कुछ क्या होते हैं पदार्थ निकलते हैं, ठीक है ना, मल मूत्र, ये आपके क्या है, जैविक अपशिष्ट है। बात की जाती है अजैविक अपशिष्ट की, तो कांच है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सभी क्या है आपके अजैविक अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ओके, कुछ फैक्ट दिए थे इसमें। भारतीय शहर में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, क्या करना हमें, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ये आप देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति लगभग 414 ग्राम क्या होता है, कचरा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। बात की जाती है आपके अपशिष्ट पदार्थ और नष्ट होने की जो अवधि, हो सकता है पूछ ले, हो सकता है ना भी पूछे, तो आपको थोड़ा सा मेंशन करके चलना है यहाँ पे, अपशिष्ट पदार्थ और इनके नष्ट होने की अवधि कितनी है। बात की जाती है सब्जियों एवं फलों के छिलके, इन्हें कितना टाइम पीरियड लगता है नष्ट होने में, ठीक है ना, मतलब डिकम्पोज होने में, तो इन्हें लगता है आपका 3 से 4 सप्ताह। ओके, 3 से 4 सप्ताह की। अखबार या कागज़ की थैली की बात की जाती है तो इन्हें क्या है, 4 सप्ताह लगता है। बात की जाती है कपड़े की थैली की तो 5 से 6 सप्ताह लगता है। ओके, आगे बात करेंगे, अगर बात की जाती है लकड़ी के टुकड़े की तो 10 से 15 वर्ष लगता है लकड़ी के टुकड़े। ओके, बात की जाती है एल्यूमिनियम बर्तन की 200 से 500 वर्ष लग सकते हैं। ठीक, प्लास्टिक की थैली, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, इसमें क्योंकि बहुत सारे अभियान भी चलाए गए कि प्लास्टिक की थैली को क्या करना है, बैन करना है। ठीक, ये है आपका टाइम पीरियड 10 लाख वर्ष। बात की जाती है कांच की शीशी की, तो ये है आपका अनंत सा, कांच का जो आइटम होता है उसे क्या अनंत काल का समय लगता है, ठीक है ना, कुछ फिक्स ही नहीं है इसका मतलब। बात की जाती है आपके जो ऑप्शंस हमने पहले क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर हैं, अपशिष्ट होते हैं वो ठोस भी होते हैं, आपके द्रव भी होते हैं, गैसीय भी होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। ठीक, बात की जाती है बायोगैस संबंधित है आपका, तो जैविक अपशिष्ट से है, ठीक है ना। जैविक अपशिष्ट आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, आज भी लोग बायोगैस का यूज करके अपना क्या भोजन तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, किस तरीके के अपशिष्ट डालते हैं, जैविक अपशिष्ट डालते हैं। ठीक, बात करते हैं अपशिष्टों को खुले में फेंक देने से होता है, अपशिष्टों को अगर आप खुले में फेंक देंगे तो इससे क्या है, मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। क्यों, ये सभी जो आपके हैं मृदा, जल और वायु, ये सब क्या है, आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है, इसलिए तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद या बायोगैस बनाई जा सकती है तो जैविक अपशिष्ट से, अजैविक अपशिष्ट से, या बोध से, या नन ऑफ द अबव। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या है, जैविक अपशिष्ट। ओके, इस तरीके से हमारे सारे आंसर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू टू